हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक का नाम है भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 101% ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए वरना आपको एग्जाम में नुकसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में देखते हैं। यद्यपि भारत की विदेश नीति के जनक भारत के पहले प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तथा उन्हीं के द्वारा भारतीय विदेश नीति के बुनियादी सिद्धांतों का निर्धारण किया गया था, जिनका उनके बाद आने वाले प्रधानमंत्रियों ने पालन किया था। लेकिन भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में भारत की भू राजनीतिक स्थिति और ऐतिहासिक अनुभव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साथ ही अनेक घटकों और संस्थाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो किसी भी देश की विदेश नीति जो होती है, उस विदेश नीति के निर्धारण में कई सारे घटक, तत्व और संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने अपनी समझ से तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत की विदेश नीति के कुछ सिद्धांत निर्धारित किए थे। तो वो तो भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं ही हैं। उसके अलावा अन्य घटक और अन्य तत्व जो है, भारत की भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं, उसकी जो अवस्थिति है, उसकी संस्थाएं हैं, ठीक है, उसका दर्शन है, इन सब चीज़ों ने भी भारत की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो अपन एक एक करके देखेंगे। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व है, ये हेडिंग है। और पहला पॉइंट है घरेलू बाध्यताएं। इसको आप आंतरिक राजनीति भी बोल सकते हैं। देखिए, भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में घरेलू आंतरिक राजनीति के यथार्थ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के समय भारत की खराब आर्थिक स्थिति, भयंकर सामाजिक उथल पुथल, शरणार्थी समस्या, अल्पसंख्यक समुदाय की समस्या, जम्मू कश्मीर राज्य की समस्या सहित अनेक चुनौतियां और समस्याएं थी, जिन्होंने भारत की विदेश नीति निर्धारित करने में सहयोग प्रदान किया था। तो दोस्तों, भारत की जो विदेश नीति है वो उसकी घरेलू बाध्यताओं से प्रभावित रही है। मतलब भारत की आंतरिक राजनीतिक चुनौतियों से, समस्याओं से प्रभावित रही है। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ उस वक्त भारत की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी, इतनी खराब थी कि यहाँ पर लोगों को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। आधारभूत सुविधाओं का पूरी तरह अभाव था। अल्पसंख्यकों की समस्या थी, शरणार्थियों की समस्या थी। देश में सामाजिक आर्थिक उथल पुथल थी। सांप्रदायिक दंगों की वजह से देश का जो माहौल था वो खराब था। राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल था। जम्मू कश्मीर की समस्या थी। तो इस आर्थिक समस्या थी। इन सब घरेलू बाध्यताओं से हमारे देश की विदेश नीति जो है वो उस समय निर्धारित हुई थी। पंडित नेहरू ने उस समय जो विदेश नीति निर्धारित की थी उसमें इन चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। दूसरा जो तत्व है वो है धर्म और समाज। देखिए, भारत में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के नागरिक रहते हैं। भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इसलिए भारत के लिए ये जरूरी था कि वह अपनी विदेश नीति में पाकिस्तान, पश्चिम एशिया और अरब जगत के प्रति आक्रामक रवैया अपनाने के स्थान पर नरम रवैया अपनाए। फिर देखिए, भारत विभाजन के बाद और बीच बीच में सांप्रदायिक हिंसा के विस्फोट के कारण भी मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा का भाव बढ़ गया था। अतः अल्पसंख्यक समुदाय में विश्वास बहाली के विषय ने भी भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। तो दोस्तों, हमारा जो समाज था और हमारा जो धर्म था, उस तत्व ने भी भारत की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योग दिया था। आपको पता है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे धर्म को मानने वाले, बहुत सारे समुदायों के लोग जो है वो निवास करते हैं। और सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो मुस्लिम समुदाय की है। तो मुस्लिम समुदाय पाकिस्तान बनने की वजह से, फिर सांप्रदायिक दंगे हो गए, उन वजहों से मुस्लिम समुदाय के मन के अंदर एक आशंका की भावना थी, एक शंका की भावना थी, प्रतिरोध की भावना थी। तो उनके बीच में विश्वास बहाली पैदा करना
उनके बीच में शंका और संदेह जो था उसको दूर करके और भारत के साथ जोड़ना, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि समाज के अंदर रहने वाले सभी लोग जो हैं उनके अंदर विश्वास की भावना पैदा हो सके, वो भारत के साथ जुड़ सकें, इस तत्व ने भी भारत की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यही वजह है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ मान लो, चाहे पश्चिमी एशिया के देशों के साथ मान लो, चाहे खाड़ी के मुस्लिम कंट्रीज के साथ मान लो, जो नीति अपनाता है वो थोड़े नरम नीति अपनाता है। उसका मेन कारण जो है वो यही है कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुस्लिम जो समुदाय है, उसके बीच में किसी प्रकार की असुरक्षा की भावना पैदा नहीं हो। तीसरा जो तत्व है वो है आर्थिक विकास की चुनौती। देखिए, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी डावाडोल थी। अतः भारत ने गुटनिरपेक्षता की अपनी पहचान का लाभ उठाते हुए दोनों ही गुटों से आर्थिक तकनीकी सहायता हासिल करने की कोशिश की। इसके बाद नेहरू के समय सोवियत संघ के साथ भारत की घनिष्ठता के पीछे भी आर्थिक विकास की चुनौती ही प्रमुख मुद्दा था। उत्तर शीत युद्ध काल में भारत ने अपने आर्थिक विकास को गति देने के लिए व्यवहारिक और व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करने की आवश्यकता अनुभव की। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के कदम भी आर्थिक विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए ही उठाए गए थे। तो दोस्तों, भारत की विदेश नीति के निर्धारण में आर्थिक विकास की जो चुनौती है, इस तत्व का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आपको पता है कि आज़ादी के बाद भारत जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर राष्ट्र था, बहुत गरीब राष्ट्र था, खाद्यान्न की समस्या थी, मेन तो खाद्यान्न की समस्या थी। आधारभूत सुविधाएं तो दूर की बात है, खाद्यान्न की समस्या का भी भारत को सामना करना पड़ रहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने तो खाद्यान्न की समस्या के समाधान के लिए उस वक्त जो है प्रत्येक भारतीय को 1 दिन का उपवास रखने का आह्वान किया था। ठीक है, तो इतनी भयंकर समस्या थी। तो उस आर्थिक विकास की चुनौती से निपटने के लिए ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त सोवियत संघ के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंधों को विशेष रूप से महत्व दिया था। क्योंकि जो पूंजीवादी गुट था अमेरिका, वो तो पाकिस्तान के साथ हो गया था, पाकिस्तान का समर्थक बन गया था। इसलिए भारत की आर्थिक विकास के लिए ये जरूरी था कि भारत जो है वो सोवियत रूस वाले गुट के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करे। ठीक है, अब 1991 में जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, उस वक्त भारत के जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह के टाइम पर, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर भारत जो है वो एक प्रकार से वित्तीय कंगाली की स्थिति में पहुंच गया था। 15-20 दिन का भारत के पास में मुद्रा भंडार था। अगर 15-20 दिन के अंदर अंदर उचित कदम नहीं उठाया होता तो भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता, भारत दिवालिया देश घोषित हो जाता। लेकिन ये तो पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नीति थी, उनकी सूझबूझ थी, उनकी अर्थशास्त्र का नॉलेज था कि उन्होंने 1991 के अंदर वित्त मंत्री के रूप में देश में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करके और देश के अंदर आर्थिक क्षेत्र में एक बूम लाने का कार्य किया। उसी के बाद में आप देख सकते हैं कि हमारा देश जो वो तेज गति से प्रगति कर रहा है, तेज गति से विकास कर रहा है। इसका सबसे ज़्यादा श्रेय अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो वो थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। अगला है भू राजनीति। देखिए, भारत की भू राजनीतिक स्थिति ने भी उसकी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण योग दिया है। भारत की भू राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत भारत की भौगोलिक अवस्थिति, हिमालय पर्वत, हिंद महासागर की सीमाएं, भारत का विशाल आकार और उसकी विशाल आबादी, प्राकृतिक और मानव निर्मित सीमाएं इत्यादि ने इस क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित किया है। तो भारत की जो भू राजनीतिक स्थिति है, मतलब विश्व के मानचित्र में भारत जिस प्रकार के भौगोलिक अवस्थिति में स्थित है, उसका भी जो है भारत की विदेश नीति के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो भारत की विशाल जनसंख्या है, विशाल आबादी है, ठीक है, इसका विशाल आकार है, इसका हिमालय पर्वत जो है वो सीमा बनाना है, हिंद महासागर है वो सीमा बनाना है। ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों की वजह से भी भारत की विदेश नीति के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये विद्वान है, ये नेपोलियन बोनापार्ट का आपने नाम सुना होगा। इनका कोटेशन है, किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। किसी भी देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था।
एक ऐसा ही कोटेशन और है डॉक्टर एयर्स का। इन्होंने क्या कहा है, समझौते तोड़े जा सकते हैं, संधियां भी एक तरफा समाप्त की जा सकती हैं, परंतु भूगोल अपने शिकार को कसकर पकड़े रहता है। मतलब आप जिस प्रकार के भौगोलिक वातावरण में स्थित है, आपके अगल बगल में जिस प्रकार के भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। आप समझौते तोड़ सकते हैं, संधियां भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आप अपनी भौगोलिक अवस्थिति को चेंज नहीं कर सकते। और उन भौगोलिक अवस्थिति में रह करके ही आपको अपनी विदेश नीति का निर्धारण करना पड़ता है। तो हर देश की विदेश नीति जो है उसके भू राजनीतिक स्थिति से निर्धारित होती है। आगे देखिए, भारत के संदर्भ में यह विचार सही है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के आकार, एशिया में उसकी विशेष स्थिति तथा दूर दूर तक फैली हुई भारत की सामुद्रिक और पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। पांचवा जो तत्व है वो है भारतीय देशांतरण। देखिए, देशांतरण या प्रवर्सन में अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोग शामिल हैं जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। भारतीय देशांतरण का मतलब क्या है, एक तो अनिवासी भारतीय जो भारत में निवास नहीं कर रहे हैं, और एक भारतीय मूल के लोग। एक तो अनिवासी भारतीय मतलब जो भारत में निवास नहीं करें, जो विदेश में रह रहे हैं, कमाने के लिए गए हुए हैं, रोजगार करने के लिए गए हुए हैं, वो लोग, पढ़ने के लिए गए हुए हैं, वो लोग हो गए, वो अनिवासी भारतीय हो गए। एक भारतीय मूल के लोग कि उनके पूर्वज जो थे वो हिंदुस्तान के निवासी थे, लेकिन आज वो दूसरे देशों में जाकर के रहने लग गए और वहीं की उन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो उन लोगों की, अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोगों के हितों की रक्षा करना, ये जो तत्व है इसने भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया है। देखिए, भारत की स्वाधीनता की लड़ाई से लेकर वर्तमान में भारत के विकास में इन अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारतीय देशांतरण के तत्वों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विदेशों में रहने वाले इन लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करना भारत का दायित्व है। अगला जो तत्व है वो है राष्ट्रीय दर्शन। भारत राष्ट्र का दर्शन भी भारत की विदेश नीति निर्धारण का प्रमुख तत्व रहा है। विश्व शांति की स्थापना, उपनिवेश विरोधी संघर्ष, जातिवाद और रंग भेद का विरोध, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति वचनबद्धता आदि कुछ दार्शनिक मूल्य हैं जिनकी उत्पत्ति राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुई थी। भारत ने सदैव अपनी विदेश नीति में इन मूल्यों को प्रमुखता प्रदान की है। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित तथा सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित अहिंसा की संकल्पना, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने आगे बढ़ाया, और शिवाजी तथा अकबर की सहिष्णुता की भावना ने भारत की विदेश नीति को परिभाषित किया है। तो दोस्तों, भारत की विदेश नीति के निर्धारण में जो भारत राष्ट्र का दर्शन है, भारत के जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित जो राष्ट्रीय मूल्य थे, जैसे उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद का विरोध करना है, जातीय भेदभाव का विरोध करना है, रंग भेद का विरोध करना है, ठीक है, सहिष्णुता का समर्थन करना है, लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देना है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय को महत्वपूर्ण स्थान देना है, अहिंसा की संकल्पना को महत्व देना है। ये सब चीज़ें जो हैं, इन्होंने भी भारत की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, क्योंकि इनसे अलग होकर के भारत अपनी विदेश नीति निर्धारित नहीं कर सकता। फिर है भारत की तेल जरूरतें। देखिए, विकासशील भारत के लिए अपनी जरूरत भर तेल की आपूर्ति एक बड़ी समस्या है। पश्चिमी एशिया और खाड़ी के देशों में तेल के प्रचुर भंडार हैं, इसलिए अपनी तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए न चाहकर भी भारत को इन देशों से अपने मधुर संबंध स्थापित करने को मजबूर होना पड़ता है। तो दोस्तों, भारत की तेल जरूरत जो है, इस मुद्दे ने भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया है। आपको पता है कि पेट्रोलियम जो सामान है वो हमारे को विदेशों से आयात करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात करना पड़ता है। हमारी तेल ज़रूरतों के लिए हमें खाड़ी के देशों पर, अरब कंट्रीज़ पर जो है निर्भर रहना पड़ता है।
उस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अपनी विदेश नीति को खाड़ी देशों के तरफ झुकाना पड़ता है। न चाह करके भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर हमें पश्चिमी एशिया के अंदर अरब अरब कंट्रीज के जो देश हैं उनका सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उससे हमारे राष्ट्रीय हितों को नुकसान होगा, हमारी तेल जरूरतें पूरी करने में हमें बाधा का सामना करना पड़ सकता है, जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं कहा जा सकता। अब है राष्ट्रीय हित। देखिए कोटेशन है पंडित नेहरू का, किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा होता है, और भारत की विदेश नीति का भी ध्येय यही है। तो हर देश की जो विदेश नीति होती है वो उस देश के राष्ट्रीय हितों से निर्धारित होती है। देखिए भारत की विदेश नीति के निर्धारण में भारत के राष्ट्रीय हितों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के दो प्रकार के राष्ट्रीय हित हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, अच्छी तरह याद रखना। राष्ट्रीय हित क्या है? तो भारत के 2 प्रकार के राष्ट्रीय हित हैं। पहला राष्ट्रीय हित उसको बोलते हैं स्थायी राष्ट्रीय हित, जो परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनशील है, जैसे देश की एकता है, अखंडता है और सुरक्षा है, ये स्थायी राष्ट्रीय हित है। ठीक है। दूसरा है अस्थायी राष्ट्रीय हित, लिखने में मिसप्रिंट हो गया, अस्थायी राष्ट्रीय हित। ये क्या है कि बदलते रहते हैं, परिस्थितियों के अनुसार इनमें चेंज होता रहता है, कभी किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो जाती है, कभी किस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो जाती है। तो अस्थायी राष्ट्रीय हितों के अंदर विदेशी पूंजी है, तकनीकी विकास है, तेल आपूर्ति है, इस प्रकार के तत्व शामिल हैं। तो राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में ही भारत ने पश्चिमी एशिया के संकट में अरब इजराइल के बजाय अरब राष्ट्रों का समर्थन किया था। गुटनिरपेक्ष होते हुए भी 1971 में सोवियत संघ के साथ एक 20 वर्षीय संधि की और निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक होते हुए भी भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी जैसी संधियों पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। तो ये भारत के राष्ट्रीय हित हैं दोस्तों। राष्ट्रीय हितों की वजह से ही हर देश जो है वो अपनी विदेश नीति का निर्धारण अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए करता है। जिस चीज़ से हमारे देश को फायदा होता है वो चीज़ उस वक्त हमें करनी पड़ती है, मजबूरी में करो चाहे स्वाभाविक रूप से करो, लेकिन वो हमें करनी पड़ती है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि हमारे देश की जो विदेश नीति है उसमें हमने, यद्यपि इजराइल जो था वो सही था, इजराइल का पक्ष सही था, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हमारी तेल ज़रूरतों के लिए हमें अरब राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ रहा था, उस वजह से अरब इजराइल युद्ध में इजराइल के सही होने के बावजूद भी हमें अरब राष्ट्रों का सपोर्ट करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इसी प्रकार भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र किसी भी देश के साथ संलग्न नहीं होता है, किसी देश के साथ संधि नहीं कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के राष्ट्रीय हितों की वजह से भारत ने 1971 में सोवियत रूस के साथ में 20 वर्षीय संधि की थी। इसी प्रकार से भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने एनपीटी और सीटीबीटी दोनों का विरोध किया और आज तक इन पर साइन नहीं किए। ये क्या है? दोनों संधियां। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने वीडियो बना रखी है, उनके अंदर ये दोनों टॉपिक दिए हुए हैं। एनपीटी का मतलब है परमाणु प्रसार संधि और सीटीबीटी का मतलब है व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि। अगला तत्व है सैनिक तत्व है। देखिए स्वतंत्रता के समय सैनिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। अपनी रक्षा के लिए अनेक दृष्टि से वह विदेशों पर निर्भर था। भारत की दुर्बल सैन्य स्थिति उसे इस बात के लिए बाध्य करती रही कि विश्व की सभी महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री बनाए रखी जाए। फिर है प्रारंभ से ही भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। उसका भी यही प्रमुख राज था कि सैनिक दृष्टि से भारत ब्रिटेन पर ही निर्भर था। फिर यद्यपि वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैनिक व्यवस्था है, लेकिन भारत का समस्त सैनिक सामर्थ्य चीन और अकेले अमेरिका या रूस के बराबर नहीं है। परमाणु शक्ति संपन्न होने के बावजूद वह अपने मुख्य प्रतिद्वंदियों पाकिस्तान और चीन को कंट्रोल कर पाने में असमर्थ रहा है। तो ये जो सैनिक तत्व है ये भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता रहा है। भारत किसके साथ झुके, किस देश के साथ झुकने से भारत के सैनिक हित पूरे होते हैं। भारत को हथियार मिल सकते हैं, आधुनिक मिसाइल है, हथियार है, प्रक्षेपास्त्र है, ठीक है, उनकी तकनीक है। ये किस देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने से भारत को हासिल हो सकता है, उसके साथ ही भारत की विदेश नीति जो है वो जुड़ जाती है। तो भारत का ये जो सैनिक तत्व है ये भी भारत की विदेश नीति को निर्धारित करता है। इसके बाद है
विदेश नीति निर्धारित करने वाली महत्वपूर्ण संस्थाएं, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं भी हैं देश के अंदर जो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो पहली संस्था है संसद। देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर संसद है। यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में संसद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो भारत की विदेश नीति के निर्धारण में संसद की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। विदेश नीति संबंधी कोई भी डिसीजन होता है वो संसद में चर्चा करने के बाद ही प्रधानमंत्री के द्वारा या विदेश मंत्री के द्वारा लिया जाता है, या कोई लिया गया डिसीजन है तो उसके लिए उसको संसद के अंदर जवाब देना पड़ता है, संसद के अंदर बताना पड़ता है कि वो डिसीजन हमारे देश के हितों के अनुरूप है या नहीं है। दूसरी संस्था है विदेश मंत्रालय। भारत की विदेश नीति के क्षेत्र में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण संस्था विदेश मंत्रालय है। भले ही ये मंत्रालय कार्यपालिका का हिस्सा है, लेकिन इसकी स्थिति अन्य मंत्रालयों से काफ़ी अलग है। विदेश मंत्रालय अपने लिए निर्धारित भूमिका का कितना अच्छी तरह निर्वाह करता है, इसका दारोमदार बहुत बड़ी सीमा तक इस बात पर निर्भर करता है कि विदेश मंत्री की कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है। तो दोस्तों, विदेश मंत्रालय जो है ये संस्था, इसकी भी विदेश नीति निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब विदेश मंत्री विदेश नीति का निर्धारण करता है। कई बार ये पोस्ट प्रधानमंत्री खुद अपने पास रख लेता है और कई बार जो है अलग से विदेश मंत्री बना देता है। तो अलग से विदेश मंत्री बनाया जाता है, तब भी विदेश मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री की देखरेख में कार्य करता है। तो विदेश मंत्रालय ही विदेश नीति का निर्धारण करता है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर है मीडिया। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हमारे संविधान में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अतः यह स्वाभाविक है कि मीडिया की भूमिका हमारी राजनीतिक शासन व्यवस्था में खासी अहम है। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आज़ादी के बाद से आज तक हर राष्ट्रीय मुद्दों सहित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस में मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो विदेश नीति के निर्धारण में मीडिया की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ ऐसे स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, ठीक है, जो अपने चैनल पर मीडिया के अंदर जो है वो सरकार की विदेश नीति की प्रशंसा या आलोचना करते हैं, देशवासियों को समझाते हैं कि सरकार के द्वारा इस देश के साथ में ये जो कदम उठाया गया है वो राष्ट्रीय हित के अनुरूप सही है या गलत है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है थिंक टैंक। देखिए, थिंक टैंक यानी विशेषज्ञों की संस्थाओं की भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश में कुछ ऐसे जाने माने बुद्धिजीवी होते हैं जो एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में सरकार की नीतियों की आलोचना या समर्थन के द्वारा विदेश नीति निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही कुछ संस्थान होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी शोध और अध्ययन का कार्य करते हैं तथा जो नीति निर्धारकों और जनमत को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे थिंक टैंक होते हैं देश के अंदर, मतलब विशेषज्ञों की संस्थाएं होती हैं जिनका कार्य ही विदेश नीति संबंधी मामलों में शोध करना होता है, रिसर्च करना होता है, अपनी राय देना होता है। तो सरकार के द्वारा जो विदेश नीति के क्षेत्र में कदम उठाए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, उनके ऊपर उनकी पैनी निगाह होती है। वो ये बताते हैं कि सरकार का ये कार्य सही है कि गलत है, देश हित में सही है कि गलत है। वो अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करते हैं, गलत है तो उसकी निंदा करते हैं। इस प्रकार से सरकार को सही विदेश नीति अपनाने के लिए बाध्य करते हैं। विदेश नीति में क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, सरकार को किस देश के साथ किस प्रकार के संबंध अपनाए जाने चाहिए, इस बारे में इन थिंक टैंकों के द्वारा रिसर्च करने का, अनुसंधान करने का कार्य भी किया जाता है। और लास्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत की विदेश नीति निर्धारण और उसको लागू करने में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पद का सर्वप्रथम प्रारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में अजीत डोभाल हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद जो है इसकी भी विदेश नीति के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। और इस पद का प्रारंभ सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर किया गया था। ब्रजेश मिश्र जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एग्जाम से रिलेटेड इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप
आपके पास में समय पे मिल सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।